हम सभी जानते हैं अगर ब्रांड अच्छा हो तो उसे बेचना बड़ा आसान होता है। हाँ, मुश्किल होता है ब्रांड बनाना, और अच्छा ब्रांड हो पहले से तो खुद ब्रांड बनना भी आसान होता है। जय हिंद साथियों। देश गुलाम था, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। नरम दल और गरम दल दोनों अपने अपने तरीके से देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी को पता था कि सर्वशक्तिमान अंग्रेजों से हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। बगैर हथियार से लड़े ही अंग्रेजों ने हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया, सैकड़ों को फांसी पर चढ़ा दिया, हजारों को जेलों में बंद कर दिया। गरम दल के प्रति सहानुभूति रखते हुए महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, जिससे लड़ने का अनुभव अंग्रेजों को नहीं था, और देश आजाद हुआ। नेहरू जी जैसे व्यक्ति देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को मार दिया गया। किन लोगों ने मारा या जिसने भी मारा, उन लोगों का मैं नाम नहीं लेना उचित समझता। हमारे पहले प्रधानमंत्री को अंग्रेजों के द्वारा लुटा पिटा एकीकृत गरीब भारत मिला। जितना एकीकृत भारत आजादी के समय था, शायद उतना एकीकृत भारत पिछले 1000 सालों में नहीं था। जो नासूर सावरकर और जिन्ना जैसे लोगों की वजह से आजादी के समय बना गया, उसका इलाज भी पाकिस्तान के बन जाने से वह बीमारी भी दूर हो गई। उस एकीकृत गरीब भारत को एक रखते हुए एक नई पहचान दी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की शुरुआत हुई। भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके लिए अनेकों सरकारी क्षेत्र में उपक्रम लगाए गए, बड़े बड़े बांध बनाए गए, पूरे विश्व में स्थान मिले, उसके लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाकर संसार को एक नई दिशा दी गई। बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बने, भारत की एक पहचान बनी। नेहरू के बाद आने वाले सारे प्रधानमंत्रियों ने इसको आगे बढ़ाया। भारत 2014 तक संसार का गांधी के बाद सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था। सही मायनों में नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, अपना कार्यकाल पूरा किया, वह स्टेट्समैन थे या हैं, जिनकी कृति भारत और पूरे विश्व में भुलाए नहीं भूल सकते। कितना भी खरोंच लिया जाए, आज भी संसार के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में गांधी, नेहरू और मनमोहन सिंह को पढ़ाया जाता है। 2014 में देश की सत्ता में परिवर्तन हुआ और देश को विश्व का सबसे बड़ा सेल्समैन मिला, जो हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों, सरकारों और नेताओं की कृति को बड़े गर्व के साथ पूरे विश्व में घूम घूम कर बेच रहा है। आज के प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने बड़े बड़े वादों से देश और दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया। अपने भाषणों से लुभाने वाले देश के प्रधानमंत्री ने ना जाने कितने भाषण दिए। शायद उनको खुद भी याद नहीं कि उन्होंने देश की जनता से क्या क्या वादे किए थे। उनमें से एक को हम आज का विषय बना रहे हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। केंद्र बजट 2021-22 में पेश किया गया। एसेट मोनेटाइजेशन की नीति आयोग द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाया गया। इस प्रोग्राम के तहत देश की सारी संपत्ति को बेचा जाएगा। इसमें से सरकार ने कुछ संपत्तियां बेच दी हैं और कुछ बेचनी बाकी हैं। इनमें रेल, सड़क, बिजली क्षेत्र से लेकर टेलीकॉम, वेयरहाउस, एयरपोर्ट, पोर्ट माइनिंग और स्टेडियम तक शामिल हैं। देश की सारी संपत्ति आज बिकाऊ है। इससे पता चलता है कि देश की सारी सरकारी संपत्ति प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेची जा रही है। आजादी से लेकर 2014 तक 70 साल में जो संपत्तियां एकत्रित की थी, वह मोदी जी द्वारा बेची जा रही है। यह उनकी नाकामी का सबूत है, जिनका नारा था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वर्तमान समय में देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई, देश पर आर्थिक बोझ आदि मोदी जी की नाकामी को साबित करने का एक उदाहरण मात्र है। इसके अलावा भी मोदी जी पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। आम जनता इससे अनभिज्ञ है। देश की संपत्ति बेचने के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 2017-18 में कहा था कि देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल के उच्चतम स्तर पर रही है। इससे पहले सेंटर फॉर इंडिया इकोनॉमिक CMII ने कहा कि 2017 की शुरुआत 4 महीनों में 15 लाख नौकरियां खत्म हो गई और आज 45 लाख नौकरियां खत्म हो गई और 80 करोड़ जनता सरकारी अनुदान पर जीवित है।
आज के हालात ये हैं कि देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तथा मोदी का ध्यान पूंजीपतियों को देश की संपत्ति बेचने में लगा हुआ है। देश की बेरोजगारी की दर 45 साल में कभी 3% से ऊपर नहीं गई, जो मोदी सरकार के आने के बाद में 6.1% पर पहुंच गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार के शासन में देश की जनता कैसे बेवकूफ बन रही है। देश को एक स्टेटमैन की जरूरत है, जो मोदी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि सेल्समैन कभी स्टेटमैन नहीं बन सकता। हाँ, आजादी के समय के नरम दल को छोड़कर गरम दल को अपना आदर्श बनाना उनकी मजबूरी है, जबकि अंग्रेजों की मुखबिरी का इतिहास गरम दल का रहा है। यह क्यों है आप समझ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ धोखा। जय हिंद।